हम आपके लिए लेकर आए हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस से किताब प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब को, जो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएगी अमीर बनने के। इस किताब के प्रीफेस में इसके एडिटर जो क्राइनेक कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए। यह किताब नेपोलियन हिल के ड्रीम्स और एफर्ट्स का रिजल्ट थी, जिसकी तब से लेकर अब तक पूरे संसार में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस किताब ने करोड़ों लोगों और दिग्गजों को इंस्पायर किया है, साथ ही उन्हें गाइड किया है ताकि वो अपने संसार को मनचाहे अंदाज में ढाल सकें। कई लोगों को यह लगता है कि सक्सेस का जो सीक्रेट होता है वो सबको बताना अच्छी बात नहीं है। कोई दूसरा होता तो यही सोचता कि इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहिए, जिसकी जानकारी कम से कम लोगों को हो। लेकिन कार्नेगी और हिल ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये जानते थे कि दौलत और खुशी ऐसी चीज नहीं है जो एक को मिलने से दूसरे के लिए घट जाए। वो जानते थे कि दौलत और खुशी बिल्कुल जीरो से पैदा हो सकती हैं, बशर्ते एक थॉट हो, एक डिजायर हो और इसे साकार करने के लिए आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी प्लानिंग, साथ ही अपने पैशन का इस्तेमाल करें। वो जानते थे कि दौलत और खुशी को बढ़ाने से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जिससे पूरे संसार में दौलत और खुशी में तेज इंक्रीमेंट होता है। वो जानते थे कि ये सीक्रेट्स बताने से सभी लोगों के लिए जितनी भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब इंक्रीज हो जाएंगी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोग हों या आइडियाज, सब एक पल में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अगले ही पल गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। लेकिन कार्नेगी और हिल का सक्सेस का फॉर्मूला इसलिए स्टेबल बन चुका है क्योंकि इसकी जड़ें नेचर और ह्यूमन बिहेवियर से मिलने वाली इंटेलिजेंस और उसके ट्रूथ में छुपी हुई हैं। लोग अब भी उसी तरह सोचकर अमीर बनते हैं जिस तरह सैकड़ों या हजारों साल पहले बनते थे। यह सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं बदला। सीक्रेट जानने और इस पर अमल करने से आप भी दौलत और खुशी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, जितना आपने कभी शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा उतना। थिंक एंड ग्रो रिच नाम की इस किताब की सक्सेस परमानेंट है और करोड़ों लोग इसके प्रिंसिपल्स पर अमल कर चुके हैं। लेकिन यह किताब हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना चाहता है, जिन्हें नेपोलियन हिल ने बहुत ही केयरफुली इकट्ठा किया था, जिनका उन्होंने एनालिसिस किया था, उन्हें छांटा था और उनके बारे में अच्छे से विचार किया था। यह किताब उन प्रिंसिपल्स को और हिल की गाइडेंस को हर इंसान के लिए ज्यादा इजी बनाती है। इस बुक का यह एडिशन थिंक एंड ग्रो रिच में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनका निचोड़ पेश करता है। यह उन्हें सरल रूप में पेश करता है ताकि बुद्धि के मोतियों की तलाश में आपको पैराग्राफ्स की खुदाई करने की जरूरत ना रहे। क्या करना है इसके बजाय ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया है कि इसे कैसे करना है। इस एडिशन में कुछ एडिशनल बिहेवियरल एडवाइस जोड़कर इसे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। इसके अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में सक्सेस की स्टोरीज हैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में बताए गए प्रिंसिपल्स की मिसाल है। लोगों की सुविधा के लिए इस एडिशन में सक्सेस के प्रिंसिपल्स को बहुत क्लैरिटी के साथ और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में पेश किया गया है। हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जैसा हम अपने साथ के लोगों और अपने कस्टमर्स से कहते हैं, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। अगर इस फील्ड में हमारे एफर्ट सक्सेसफुल होते हैं तो आपको कार्नेगी और हिल की सक्सेस के फॉर्मूले को ज्यादा अच्छी तरह से समझने और इस पर अमल करने में मदद मिलेगी। यह फॉर्मूला आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में आपको सक्सेस दिलाएगा और इस तरह हम अपने मकसद में सक्सेसफुल होंगे। हमें वाकई उम्मीद है कि हमारे एफर्ट से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चीफ एडिटर जो क्राइनेक, JMW ग्रुप इंक। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉट एक निश्चित धारणा है, जैसे उद्देश्य, लगन, तीव्र इच्छा और विश्वास के साथ मिलाने पर यह दौलत के संग्रह में बदल जाती है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की योग्यता ही
हमें अपनी रियलिटी का निर्माण करने की क्षमता देती है। दौलत एक मेंटल स्टेट से, एक डेफिनेट गोल से शुरू होती है, जिसमें बहुत कम मेहनत लगे या बिल्कुल भी ना लगे। चैप्टर 1, थॉट्स की ताकत को यूज करें, यानी विचारों की शक्ति का दोहन करें। हमारे सारे अचीवमेंट्स एक थॉट से ही शुरू होते हैं। दरअसल आप ये बुक पढ़ ही नहीं रहे होते अगर आपने पहले ही इसे पढ़ने के बारे में ना सोचा होता। सफलता पाने के मामले में एक थॉट, एक धारणा या एक इरादे से कहीं ज्यादा होता है। थॉट यानी विचार आपके कर्म का इंजन है, यानी यह कोई अस्थिर धारणा नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है, एक मेंटल स्टेट है। यह एक ऐसी धारणा है जिसे उद्देश्य, लगन, प्रबल इच्छा और विश्वास के साथ मिलाने पर इसे दौलत या किसी भी दूसरी मनचाही चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सफलता के विचार को ताकतवर बनाने वाले गुण ये होते हैं। निश्चित, यानी विचार या थॉट में कोई आकस्मिक योजना या प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी निगाह किसी निश्चित खास चीज पर जमी होती है। उद्देश्यपूर्ण, यानी उद्देश्य आपके दिमाग में मौजूद वो लक्ष्य, वो चीज या वो स्थिति है जिसे आप चाहते हैं। वो दिशा है जिसमें आप चलने का चयन करते हैं। लगनशील, यानी लक्ष्य हासिल करने के प्रति चाहे जिस चीज की जरूरत हो सब कुछ करने का नजरिया। हार का यकीन होने के बाद बहुत कम लोग जीत पाते हैं। तीव्र इच्छा, जब इच्छा पर्याप्त प्रबल हो तो कोई बाधा अजेय नहीं होती। विश्वास, इंसान में यह विश्वास और अपेक्षा होनी चाहिए कि उसकी मनचाही चीज उसे मिल जाएगी। कुल मिलाकर विचार वो ऊर्जा है जो आपके और मनचाही चीज के बीच की बाधाओं से उबरने के लिए आवश्यक कर्म को आपको प्रेरित करती है। कुदरत में निहित सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स आपको सोचने और अमीर बनने में केपेबल बनाते हैं, उनकी जड़ें अक्सर नेचर में होती हैं। आप, आपकी पृथ्वी और आपके आसपास मौजूद हर फिजिकल चीज एक डेवलपिंग चेंज का ही रिजल्ट है, जिसके जरिए एक एलिमेंट के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यही नहीं, इस पृथ्वी और आपके शरीर की अरबों खरबों सेल्स में से हर सेल्स और एलिमेंट के हर मॉलिक्यूल की शुरुआत एक एनर्जी के रूप में हुई है। आपकी डिजायर आपके थॉट्स को कंट्रोल करती है, यानी आपके थॉट्स का आवेग एक एनर्जी का ही रूप है। जब आप पैसे कमाने की डिजायर के थॉट से शुरुआत करते हैं तो आप अपनी खातिर उसी चीज को एक्टिव कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल नेचर ने इस पृथ्वी और इस वर्ल्ड में मौजूद हर फिजिकल चीज को बनाने में किया था, जिसमें वो शरीर और दिमाग शामिल है, जिसमें आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। जहां तक साइंस पता लगा पाया है, हमारी ये धरती पूरी तरह से एलिमेंट्स और एनर्जी से बनी है। हर चीज एनर्जी और एलिमेंट के तालमेल से बनी हुई है, जिसमें आसमान में तैरने वाले सबसे बड़े तारे से लेकर रेत के सबसे छोटे कण तक हर चीज शामिल है। अब आप नेचर की इस प्रोसेस से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी डिजायर को इसकी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के इक्विवेलेंट लाना चाहते हैं, और इस काम के लिए आप लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये काम कर सकते हैं, यह पहले भी किया जा चुका है। आप कुछ न बदलने वाले रूल्स की सहायता से भारी दौलत कमा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इन नियमों को जानना समझना होगा और इनका इस्तेमाल करना सीखना होगा। फिर लगातार प्रैक्टिस से और इन प्रिंसिपल्स के डिस्क्रिप्शन को हर एंगल से देखने के बाद ऑथर आपके सामने ये सीक्रेट उजागर करने वाले हैं जिससे भारी दौलत कमाई गई है। हालांकि ये बहुत ही अजीब और कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन ये सीक्रेट दरअसल सीक्रेट है नहीं। नेचर खुद पूरी पृथ्वी पर इसको एडवर्टाइज करती है। ये सीक्रेट तारों, छुपे हुए ग्रहों, हमारे ऊपर और हमारे चारों ओर के एनवायरमेंट, घास के हर तिनके और हमें दिखने वाले लाइफ के हर एस्पेक्ट में नजर आता है। एक्चुअली नेचर बायोलॉजी के रेफरेंस में भी इस सीक्रेट का एडवर्टीजमेंट करती है। यह आपके भीतर की एक छोटी सी सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आता है, जो इतनी छोटी होती है कि पिन की नोक पर भी खो सकती है। आपकी डिजायर यानी इच्छा का इसके भौतिक समतुल्य में ट्रांसफॉर्मेशन यकीनन इससे ज्यादा चमत्कारी नहीं है। अगर आप इस बात को पूरी तरह से ना समझ पाए हों तो हताश मत होइए। अगर आप लंबे समय से
मानसिक कार्यप्रणाली के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपसे अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि पहली बार पढ़ने पर ही आप इस चैप्टर में बताई गई सारी बातों को पूरी तरह से समझ लेंगे। लेकिन समय के साथ आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। आगे आने वाले प्रिंसिपल आपकी इमेजिनेशन की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप इस फिलॉसफी को पहली बार पढ़ते हैं तो जितना समझ में आए उसे ग्रैब करने की कोशिश करें। फिर दोबारा पढ़ने और समझने पर आप पाएंगे कि ऐसी कोई चीज हुई है जिससे सारी बात क्लियर हो गई है और आपकी समझ बढ़ गई है। सबसे बढ़कर इन प्रिंसिपल्स की स्टडी में न रुकें न झिझकें जब तक यह किताब कम से कम 3 बार न पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद आप रुकना ही नहीं चाहेंगे। आप खुद अपनी किस्मत के मालिक हैं, अपनी सोल के कैप्टन हैं। जब अंग्रेज कवि डब्ल्यू.सी. हेनली ने यह लाइंस लिखी थी कि मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, अपनी आत्मा का कप्तान हूं, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था कि हम किस कारण अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान क्यों हैं। कारण यह है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है और हमारे विचार ही हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। विचार यानी थॉट्स इस तरह रियलिटी को आकार देते हैं। जिस ईथर में छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिस पर हम रहते हैं और जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस है, वो एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो बहुत ऊंची दर पर कंपन कर रही है। इस ईथर में एक तरह की ऑलमाइटी पावर भरी है जो खुद को हमारे मन के विचारों के अनुरूप ढाल लेती है और उन विचारों यानी थॉट्स को फिजिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें नेचुरली इंस्पायर करती है। ये ताकत या पावर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। ये जितनी तेजी से अमीरी के थॉट को फिजिकल रियलिटी में बदलेगी, उतनी ही तेजी से गरीबी के थॉट को भी फिजिकल रियलिटी में बदल देगी। हम अपने दिमाग में जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखते हैं, उनसे हमारा दिमाग चुंबक जैसा बन जाता है और कुछ अननोन रिसोर्सेस के जरिए ये चुंबक यानी ये दिमाग रूपी मैग्नेट हमारे थॉट से मेल खाने वाली तमाम पावर्स को, लोगों को और लाइफ की सिचुएशंस को हमारी ओर खींच लेता है। हम बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर सकें, इससे पहले हमें अमीरी की प्रबल इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर से अपने दिमाग को पूरी तरह से भर लेना चाहिए। हमें मनी सेंट्रिक बन जाना चाहिए जब तक कि मनी की डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर ना बन जाए कि यह आपके डिजायर को एक्चुअल वेल्थ के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दे। आप सचमुच अपने फ्यूचर के ओनर हैं, अपनी सोल के कैप्टन हैं। यह नेचुरल और परमानेंट ट्रूथ इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स की जड़ में मौजूद है। ये प्रिंसिपल्स इस सीक्रेट पर से पर्दा हटा देंगे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के मालिक कैसे हैं। सबसे पहली बात, अपने अंदर सक्सेस को लेकर कॉन्शियसनेस डेवलप करें, यानी सफलता की चेतना विकसित करें। 1929 में महामंदी शुरू हुई और इसने विनाश के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कार्यभार संभालने के बाद तक जारी रही। फिर महामंदी धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस तरह किसी थिएटर में कोई इलेक्ट्रीशियन धीरे धीरे रोशनी बढ़ाता है, जिससे आपको महसूस करने से पहले ही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, उसी तरह जब विश्वास आया तो इसने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। जो इंपॉसिबल लग रहा था वो थॉट की ताकत से पॉसिबल बन गया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक को पढ़ने वाले कुछ लोगों के मन में यह विश्वास होगा कि कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता। वो वेल्थ के रेफरेंस में इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि उनकी सोचने की आदतें गरीबी, अभाव, दुख, असफलता यानी फेलियर में डूबी हुई हैं। सोचने और अमीर बनने की दिशा में पहला कदम सही मेंटालिटी का डेवलप होना है। सबसे पहली बात, सक्सेस सेंटर्ड बने, यानी सफलता केंद्रित। सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो सफलता केंद्रित बनते हैं। इसी तरह असफलता भी उन्हीं लोगों के पास आती है जो रिलेक्टेंटली खुद को असफलता केंद्रित बनने की अनुमति देते हैं। दूसरी बात, यह इंपॉसिबल है या इसे मैं नहीं कर सकता, इस रेफरेंस में सोचना छोड़ दें। आप जब भी किसी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, लोग तुरंत बता देंगे कि यह काम क्यों नहीं करेंगे या इन्हें क्यों नहीं किया जा सकता। इस तरह के फेलियर वाले शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। तीसरी बात, अपॉर्चुनिटीज को पुराने कस्टम्स या प्रोबेबिलिटीज के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात से तौलें कि क्या पॉसिबल है। लोगों में यह आदत होती है कि वो अपनी लिमिटेड आभासों या मान्यताओं के आधार पर हर चीज और हर व्यक्ति को इवैल्यूएट करते हैं। पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस की वजह से
खुद को या दूसरों को वो हासिल करने से मत रोकें जो कि पॉसिबल है। इस किताब का उद्देश्य उन सभी की मदद करना है जो अपनी मेंटालिटी को फेलियर के माइंडसेट से बदलकर सक्सेस के माइंडसेट तक पहुंचाने की कला सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब पावर ऑफ थॉट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू और कहानियों के थ्रू समझते हैं। आगे जो कहानियां मैं आपको बताऊंगा वो बताती हैं कि उद्देश्य, लगन और धधकती इच्छा के साथ मिलने पर किस तरह एक इनटेंजिबल थॉट ने खुद को एक टेंजिबल एसेट या वेल्थ में बदल कर रख दिया। ये बताती हैं कि व्यक्ति के विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति उसकी वास्तविकता को कैसे आकार देती है। इस इंसान ने सोचकर थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी का रास्ता बनाया। एडविन सी बार्न्स विचार की शक्ति का दोहन करके महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। बार्न्स के विचार के दो मुख्य गुण ये थे कि यह निश्चित था और उद्देश्यपूर्ण था। वो एडिसन की नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। बार्न्स की राह में दो मुश्किलें थीं। वो एडिसन को नहीं जानते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनसे मिलने के लिए ऑरेंज, न्यू जर्सी जा सकें। ये मुश्किलें इतनी बड़ी थीं कि ज्यादातर लोग हताश हो जाते, लेकिन यह कोई सामान्य विचार नहीं था। इसके साथ लगन और तीव्र इच्छा थी। बार्न्स अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इतने संकल्पवान थे कि उन्होंने आखिरकार मालगाड़ी में छुपकर यात्रा करने का डिसीजन लिया। वो एडिसन की लेबोरेटरी में पहुंचे और उन्होंने अनाउंस किया कि वो आविष्कारक के साथ बिजनेस करने आए हैं। बार्न्स और एडिसन की पहली मुलाकात के बारे में एडिसन ने बरसों बाद कहा था, वो मेरे सामने किसी भिखमंगे की तरह दिखते हुए खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिससे यह आभास होता था कि वो जिसके लिए आए थे उसे पाने पर आमदा थे। मैंने इंसानों के साथ बरसों के अनुभव से सीखा है कि जब कोई इंसान सचमुच किसी चीज की इतनी गहराई से इच्छा करता है कि वो उसे पाने के लिए अपना पूरा फ्यूचर पहिए के घूमने पर दांव पर लगाने को तैयार रहता है, तो उसकी जीत तय हो जाती है। मैंने उन्हें उनका मांगा हुआ अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैंने यह देख लिया था कि उन्होंने जब तक जुटे रहने की ठान ली थी जब तक कि वो सफल ना हो जाएं। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उस मौके पर युवा बार्न्स ने एडिसन से जो कहा था वो कम इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो था जो उन्होंने सोचा था। एडिसन ने खुद यह बात कही थी। जी हां, यकीनन उनके हुलिये ने उन्हें एडिसन के ऑफिस में शुरुआत नहीं दिलाई थी। उन्होंने जो सोचा था वही मायने रखता था। बार्न्स को एडिसन के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन तुरंत नहीं मिल गया था। उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम सैलरी पर काम करने का मौका मिला और वो ऐसे काम करते थे जो एडिसन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन बार्न्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इससे उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिला। महीनों गुजर गए। क्लियरली बार्न्स अपने उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाए थे जिसे उन्होंने अपने निश्चित बड़े उद्देश्य के रूप में तय किया था। लेकिन बार्न्स के दिमाग में कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी। वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने की अपनी इच्छा को लगातार और ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। साइकोलॉजिस्ट सही कहते हैं, जब कोई किसी चीज के लिए सचमुच तैयार होता है तो वो चीज प्रकट हो जाती है। बार्न्स एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए तैयार थे। यही नहीं, वो तब तक तैयार रहने पर आमदा थे जब तक कि उन्हें मनचाही चीज न मिल जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा कि इससे क्या फायदा, मैं ये छोड़कर सेल्समैन बनने की कोशिश करूं। इसके बजाय उन्होंने ये कहा, मैं यहां एडिसन के साथ मिलकर बिजनेस करने आया हूं और मैं इस लक्ष्य को हासिल करूंगा, भले ही इसमें मेरी पूरी जिंदगी लग जाए। वो गंभीर थे। लोगों की जिंदगी कितनी अलग हो सकती है, बशर्ते वो एक निश्चित उद्देश्य तय कर लें और उस उद्देश्य पर तब तक कायम रहें जब तक कि इसे जुनून बनने का समय न मिल जाए। जब कोई सचमुच किसी चीज के लिए तैयार होता है तो वो चीज सामने आ ही जाती है। शायद यंग बार्न्स को तब नहीं मालूम था, लेकिन उनका एक सूत्रीय संकल्प और एक सूत्रीय इच्छा का पीछा करने की लगन सारे विरोध को कुचलने वाली थी और उन्हें उनका मनचाहा अवसर देने वाली थी। जब अवसर आया तो यह बार्न्स की उम्मीद से अलग रूप में आया और एक अलग दिशा से आया। यह अपॉर्चुनिटी की एक चाल होती है। इसकी आदत होती है कि यह हमेशा पिछले दरवाजे से चुपके से आती है और अक्सर बैड लक या एक टेम्परेरी फेलियर के रूप में छुप कर आती है। शायद इसीलिए इतने सारे लोग अवसर यानी अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने ऑफिस की एक नई डिवाइस को अपना आइडियल बनाया था, जिसे उस समय एडिसन डिटेक्टिंग मशीन कहते थे।
जिसे बाद में आइडियोफोन कहा गया। उनके सेल्समैन इस मशीन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इसे बेचने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बांस ने अपना मौका ताड़ लिया। यह मौका चुपके से रेंग कर अंदर आया था और एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपा था, जिसमें बांस और इसके इन्वेंटर के अलावा किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। बांस जानते थे कि वो एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उनके पास एक निश्चित उद्देश्य था, जिसमें लगन और तीव्र इच्छा का ईंधन था। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तुरंत अवसर मिल गया। वो मशीन बेचने लगे। वास्तव में उन्होंने इसे इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने उन्हें इसे पूरे देश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस कारोबारी सहयोग के बाद यह नारा निकला, एडिसन द्वारा निर्मित और बांस द्वारा स्थापित। इस बिजनेस कोलैबोरेशन के बाद बांस ने खुद को दौलतमंद बना लिया, लेकिन उन्होंने इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज हासिल की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर सचमुच अमीर बन सकता है। बांस ने एक्चुअली सोचकर ही महान एडिसन के साथ साझेदारी की थी। उन्होंने सोचकर अपने लिए दौलत बना ली। उनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, ना पैसा, ना इन्फ्लुएंस, और उनकी एजुकेशन भी बहुत कम थी। लेकिन उनमें इनिशिएटिव लेने की ताकत थी, खुद पर भरोसा था और जीतने की इच्छा थी। वो जानते थे कि वो क्या चाहते थे और वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे कि उस इच्छा पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि वो उसे हासिल नहीं कर लेंगे। इन इंटेंजिबल पावर्स के साथ वो अब तक के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के नंबर 1 आदमी बन गए। बांस ने सचमुच सोचकर महान एडिसन के साथ साझेदारी की। अब आइए एक अलग सिचुएशन को देखते हैं और एक ऐसे इंसान को स्टडी करते हैं जिसके पास अमीरी का एक बहुत ही सॉलिड सर्टिफिकेशन था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से 3 फीट दूरी पर ही रुक गया। जी हां, सोने से 3 फीट दूर कोशिश छोड़ना। देखिए, फेलियर के सबसे आम कारणों में से एक ये है कि हमें यह आदत होती है कि जब भी हमें टेम्परेरी फेलियर दिखने लगती है, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर इंसान किसी न किसी समय यह गलती करता है। यह कहानी बताती है कि बगैर लगन का विचार किस तरह फेलियर की ओर ले जा सकता है। R.U. डार्बी, जो बाद में देश के सबसे सफल बीमा एजेंट्स में से एक बने, वो अपने अंकल की कहानी बताते हैं। उनके अंकल को गोल्ड रश के दिनों में सोने का बुखार चढ़ गया था और वो अमीर बनने के चक्कर में वेस्ट में जाकर खुदाई करने लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस धरती से जितना सोना निकाला गया है, उससे ज्यादा इंसानों के दिमाग से निकाला गया है। उन्होंने जमीन चुनी और फावड़ा उठाकर काम में जुट गए। उनका विचार निश्चित था, उद्देश्यपूर्ण था और धधकती इच्छा से संचालित था, सोने की लालसा। देखिए, लगन ना हो तो विचार अक्सर असफलता की ओर ले जाता है, लेकिन कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए खनिज की खोज का पुरस्कार मिला। अब खनिज को सतह तक लाने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप अपनी खदान को ढककर वो विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड स्थित अपने घर लौटे और अपने रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों को सोने की खोज के बारे में बताया। उन्होंने जरूरत की मशीनों के लिए पैसे इकट्ठे किए और मशीनें लगवा लीं। अंकल और डार्बी खदान पर काम करने आ गए। खनिज की पहली गाड़ी कारखाने भेजी गई। इससे साबित हुआ कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खदानों में से एक थी। उस खनिज की ऐसी ही कुछ और गाड़ियों से उनके सारे कर्ज उतर जाएंगे। फिर भारी मुनाफे की बारी आएगी। ड्रिल नीचे जाने लगी। डार्बी और उनके अंकल की आशाएं ऊपर जाने लगी। फिर अचानक एक अजीब बात हुई। सोने के खनिज की धारा गायब हो गई। वो इंद्रधनुष के अंत तक आ गए थे और सोने का हंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो खुदाई करते रहे, उस धारा को पकड़ने के लिए उतावले होते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने कोशिश छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने मशीनें एक कबाड़ी को कुछ $100 में बेच दी और ट्रेन पकड़कर घर लौट आए। कुछ कबाड़ी मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को खदान के मुआयने के लिए बुलाया और थोड़ी जांच करने को कहा। इंजीनियर ने बताया कि प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि मालिक फॉल्ट लाइन से अपरिचित था। उसकी गणनाओं से पता चला कि जिस जगह डार्बी ने खुदाई बंद की थी, वहां से सिर्फ 3 फीट दूर खनिज की धारा मिलनी चाहिए, और ये ठीक वहीं पर मिली। कबाड़ी ने खदान से करोड़ों डॉलर का सोना निकाला, क्योंकि वो ये बात जानता था कि कोशिश छोड़ने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। कबाड़ी को फॉल्ट लाइंस के बारे में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन उसमें एक्सपर्ट से सलाह लेने की बुद्धि थी। जब आपके पास एक्सपर्टीज ना हो, तब एक्सपर्ट्स के एडवाइस को कैसे काम में लाएं, इस बारे में जानकारी के लिए स्टेप नंबर 15 को जानें। खैर, इसके तुरंत बाद डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली।
जब उन्होंने ये खोजा कि इच्छा को सोने में कैसे बदला जा सकता है। ये खोज उन्होंने तब की जब वो लाइफ इंश्योरेंस बेचने के कारोबार में उतर गए। डार्बी को याद था कि सोने से 3 फीट दूर रुकने की वजह से उन्होंने भारी दौलत गंवा दी थी, इसीलिए उन्होंने अपने चुने हुए काम में इस अनुभव का लाभ लिया। उन्होंने खुद से कहने की सरल विधि अपनाई, मैं सोने से 3 फीट दूर रुक गया था, लेकिन जब मैं लोगों से इंश्योरेंस खरीदने के लिए पूछूंगा और वो मना कर देंगे तो मैं कभी नहीं रुकूंगा। सोने की खदान वाले व्यवसाय में लक्ष्य हासिल करने से पहले कोशिश छोड़ देने से उन्होंने जो सबक सीखा था उसी को वो अपनी लगन का श्रेय देते हैं। सफलता पाने से पहले ज्यादातर लोगों को कई टेम्परेरी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और शायद थोड़ी परमानेंट फेलियर्स का भी, लेकिन जब फेलियर सामने होती है तो सबसे आसान और सबसे लॉजिकल यही लगता है कि उस काम को छोड़ दिया जाए। लेकिन यह मत भूलिए कि एडवर्स सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी लगन यानी आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। अमेरिका में लगभग 500 से भी ज्यादा सफल लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता उस पॉइंट से बस एक स्टेप आगे मिली जहां फेलियर ने उन्हें धर दबोचा था। फेलियर चालाक होती है और इसमें व्यंग और चालाकी का एक शार्प सा एहसास होता है। यह किसी इंसान को तब गिराकर बहुत खुश होती है जब सक्सेस बस एक हाथ की दूरी पर होती है। और इसी के साथ अब सीखते हैं लगन का 50 सेंट का सबक। जब डार्बी को दुखद झटकों की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली तो उन्होंने लगन का दर्द भरा सबक सीखा। उसके कुछ ही समय बाद उन्हें एक ऐसे अवसर पर मौजूद रहने का सौभाग्य मिला जिससे उनके सामने साबित हो गया कि नहीं का मतलब हमेशा नहीं नहीं होता। एक दोपहर वो एक पुरानी किस्म की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के पास एक बड़ा खेत था जिस पर बहुत से बटाईदार किसान रहते थे। धीरे से दरवाजा खुला और एक किराएदार की छोटी सी लड़की अंदर आई और दरवाजे के साथ खड़ी हो गई। अंकल ने नजर उठाकर बच्ची को देखा और बड़ी हार्शली चिल्लाए, तुम क्या चाहती हो? दबे स्वर में बच्ची ने जवाब दिया, मम्मी कहती हैं कि आप उन्हें 50 सेंट दे दें। मैं ऐसा नहीं करूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम भागकर अपने घर वापस चली जाओ। ठीक है, बच्ची ने जवाब दिया, लेकिन वो हिली तक नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वो इतने ज्यादा बिजी थे कि इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया कि लड़की अब तक वहां से गई नहीं थी। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि वो अब भी वहीं खड़ी थी। वो फिर से गरजे, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर चली जाओ, अब जाओ वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। छोटी लड़की ने कहा। हां, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने गेहूं की वो बोरी नीचे गिरा दी जिसे वो चक्की में डालने वाले थे और एक लाठी उठाकर बच्ची की तरफ ऐसे भाव से चलने लगे जिससे ये लगता था कि वो बच्ची को मारने वाले हैं। डार्बी ने अपनी सांस रोक ली। उन्हें पक्का यकीन था कि वो एक मर्डर के चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। वो जानते थे कि उनके अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल उस जगह पर पहुंचे जहां वो लड़की खड़ी थी तो वो फुर्ती से एक कदम आगे आई, उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज बुलंद करके चिल्लाई, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। वो उसे 1 मिनट तक देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से लाठी फर्श पर रख दी, अपना हाथ जेब में डालकर आधा डॉलर बाहर निकाला और उस लड़की को दे दिया। बच्ची ने पैसे लिए और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पीछे चलने लगी। उसने उस आदमी से अपनी निगाह नहीं हटाई जिसे उसने अभी अभी हराया था। उसके जाने के बाद अंकल एक बक्से पर बैठ गए। होराइजन में 10 मिनट से ज्यादा समय तक देखते रहे। वो बड़े अचंभे के साथ उस हार पर विचार कर रहे थे जिसका स्वाद उन्होंने अभी अभी चखा था। डार्बी भी सोच विचार में डूब गए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी बटाईदार की लड़की को एक अडल्ट जमींदार को इस तरह हराते देखा था। उसने ऐसा कैसे किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जिसकी वजह से उनका गुस्सा खत्म हो गया और वो भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची ने किस अजीब ताकत का इस्तेमाल किया जिससे वो इतने बड़े आदमी से जीत गई? ऐसे कई सारे सवाल डार्बी के दिमाग में कौन थे, लेकिन उन्हें इनका जवाब बरसों बाद तब तक नहीं मिला जब तक कि उन्होंने मुझे एक कहानी नहीं सुनाई। अजीब बात यह है कि इस असाधारण अनुभव की कहानी उन्होंने मुझे पुरानी चक्की में बताई, ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल की हार हुई थी। जब हम वहां उस सीलन भरी पुरानी चक्की में खड़े थे तो डार्बी ने उस असाधारण विजय की कहानी दोहराई और इसके अंत में पूछा, आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? उस बच्ची ने किस अजीब ताकत का इस्तेमाल किया जिससे मेरे अंकल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? जब मैंने डार्बी को बताया कि उस छोटी बच्ची ने अनजाने में विचार की शक्ति का इस्तेमाल किया था, जैसा कि इस चैप्टर के शुरुआत में बताया गया था, तो उन्होंने तुरंत एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपने 30 साल के एक्सपीरियंस को टटोला और खुलकर एक्सेप्ट किया कि इस फील्ड में उन्हें काफी सफलता उसी सबक की बदौलत मिली थी
जो उन्होंने उस बच्ची से सीखा था। डार्बी ने संकेत किया, जब भी कोई संभावित ग्राहक मुझसे खरीदे बिना जाना चाहता था तो मैं हर बार उस पुरानी चक्की में खड़ी छोटी लड़की को बड़ी बड़ी आंखों से डिसोबीडियंस में घूरते देखता था और खुद से कहता था, मुझे बिक्री करनी चाहिए। मैंने अब तक जितना भी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है उनमें से ज्यादातर लोगों के ना कहने के बाद बेचा है। उन्हें वो गलती भी याद थी जब वो और उनके अंकल सोने से केवल 3 फीट की दूरी पर ही रुक गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक्सपीरियंस एक छुपा हुआ बून यानी वरदान था। इसने मुझे जुटे रहना सिखाया, चाहे चलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। यह एक ऐसा सबक था जो मुझे किसी भी चीज में सफल होने से पहले सीखने की जरूरत थी। डार्बी हर साल $10 लाख से ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं और वो उसका क्रेडिट अपने इन दोनों एक्सपीरियंसेस को देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हेनरी फोर्ड और उनके V8 इंजन के बारे में। करोड़ों लोगों को हेनरी फोर्ड के तमाम अचीवमेंट्स मालूम है। वो उनकी खुशकिस्मती या उनके लक या उनके जीनियस या दूसरी किसी भी चीज से ईर्ष्या करते हैं जिसे वो फोर्ड की दौलत का अक्सर क्रेडिट देते हैं। शायद लाखों में से कोई एक ही फोर्ड की सफलता का रहस्य जानता है, लेकिन यह जानकर लोग इतने संकोची या अनिच्छुक होते हैं कि इसे बताते नहीं हैं, क्योंकि यह बहुत क्लियर है। एक इंसिडेंट इस सीक्रेट को बहुत ही आइडियल तरीके से आपको बताएगा। जब फोर्ड ने अपनी मशहूर हो चुकी V8 मोटर बनाने का डिसीजन लिया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का चुनाव किया जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को इंजन डिजाइन करने को कहा। डिजाइन कागज पर बन गया था, लेकिन इंजीनियर्स को यकीन था कि एक टुकड़े में 8 सिलेंडर का गैस इंजन ब्लॉक ढालना इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने कहा, फिर भी इसे बना दो। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ो और तब तक काम में लगे रहो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। इंजीनियर आगे बढ़े। अगर वो फोर्ड की नौकरी करना चाहते थे तो उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। 6 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने और बीत गए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने आदेश का पालन करने की हर पॉसिबल प्लानिंग आजमा कर देखी, लेकिन यह इम्पॉसिबल ही लग रहा था। साल के अंत में फोर्ड ने इंजीनियर्स से बातचीत की और एक बार फिर उन्होंने फोर्ड को बताया कि उनके विचार को साकार करने का कोई और तरीका वो नहीं खोज पाए थे। जुटे रहो, फोर्ड ने कहा, मैं इसे चाहता हूं और इसे पाकर रहूंगा। इंजीनियर्स जुटे रहे और फिर जैसे जादू के झटके से रहस्य उजागर हो गया। फोर्ड का संकल्प एक बार फिर जीत गया था। हेनरी फोर्ड सफल इसलिए हुए क्योंकि वो सफलता के सिद्धांतों को समझते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। इन सिद्धांतों में से एक है इच्छा यानी डिजायर, यह जानना कि हम चाहते क्या हैं। दूसरा है लगन, तब तक जुटे रहना जब तक कि मनचाही चीज न मिल जाए। आगे सुनते वक्त फोर्ड की यह कहानी याद रखिए, क्योंकि इससे वो सीक्रेट्स और वो प्रिंसिपल्स प्रकट होते हैं जिनसे हर मनचाही चीज हासिल की जा सकती है। चलिए अब चलते हैं मिल्क शेक से रे क्रॉक के मैकडॉनल्ड्स तक। रे क्रॉक एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिनकी अमीरी सिर्फ एक थॉट से जनरेट हुई थी। क्रॉक मिल्क शेक बेचने वाले एक सेल्समैन थे। उनके ज्यादातर कस्टमर्स यानी रेस्टोरेंट और डाइनर्स मुश्किल से 1-2 मिक्सर खरीदते थे। जब उन्हें सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 मिक्सर्स का ऑर्डर मिला तो उन्होंने वहां जाकर देखने का डिसीजन लिया कि यहां इतने सारे शेक कैसे बिक रहे हैं। इतना बिजी रेस्टोरेंट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रेस्टोरेंट चलाने वाले दोनों भाइयों का मेन्यू बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। हैमबर्गर, चीजबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और सॉफ्ट ड्रिंक्स, उस इलाके में सबसे कम कीमत पर। क्रॉक ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा। अगर वो इन रेस्टोरेंट की चेन खोल लें, पॉपुलर और बेनिफिशियल हो, तो पैसा पानी की तरह बहता हुआ अंदर आ जाएगा। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स भाइयों के सामने एक विचार रखा जिसके लिए वो तैयार हो गए, बशर्ते क्रॉक साथ हों। कुछ ही सालों में मैकडॉनल्ड्स न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला रेस्टोरेंट बन गया, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री को भी जन्म दिया। बाद में क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स भाइयों की हिस्सेदारी भी खरीद ली और इस बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड किया, जिससे वो अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। जी हां, मैकडॉनल्ड्स एक विचार से शुरू हुआ था, इलाके में सबसे कम भाव पर सीमित मेन्यू प्रदान करना। यह एक विश्वव्यापी मल्टी बिलियन डॉलर फास्ट फूड फ्रेंचाइजी में एक और विचार की वजह से डेवलप हुआ, और वो विचार था इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन बनाना। दोनों विचार पूरी तरह से इंटेंजिबल थे, लेकिन आखिर में इन्हीं की वजह से टेंजिबल एसेट्स यानी वेल्थ पैदा हुई।
अब फिर से एक बार बात करते हैं इस किताब के बारे में। ज्यादातर लोग खुद को और अपनी लाइफ में अपनी हर सिचुएशन को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा तो रखते हैं। वो ये रहस्य जानने के लिए बेताब हैं कि लोग दौलतमंद कैसे बने। कई दौलतमंद लोगों ने खुद के दम पर लाइफ के इंपॉर्टेंट रूल सीखे हैं। जैसे डार्बी ने अपनी और अपने अंकल की सोने से 3 फीट दूर रुकने की गलती से सीखा, और जैसे उन्होंने 50 सेंट का लगन का सबक सीखा। बहरहाल कुछ दूसरों को ऐसे वैल्यूएबल सबक देखने या इनसे ज्ञान हासिल करने की योग्यता का सौभाग्य मिला है। मैंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि यह रहस्य ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दरअसल दौलत एक मानसिक अवस्था से, एक निश्चित उद्देश्य से शुरू होती है, जिसमें बहुत कम मेहनत लगे या बिल्कुल भी मेहनत ना लगे। मैंने रिसर्च में 25 साल बिताए हैं, 500 से ज्यादा दौलतमंद लोगों से बातचीत की है और 25,000 से ज्यादा लोगों को एनालाइज किया है जो अमीर बनने की कोशिश में नाकाम रहे थे। क्योंकि मैं भी ये जानता था कि लोग अमीर कैसे बने, उस रिसर्च के बिना यह किताब नहीं लिखी जा सकती थी। इस ऑडियो बुक को आगे सुनते हुए यह बात हमेशा याद रखें, अमीरी एक मेंटल स्टेट से, एक डेफिनेट गोल से शुरू होती है, जिसमें बहुत कम मेहनत लगे या बिल्कुल भी मेहनत ना लगे। इस किताब में आप सीखेंगे कि अमीरी को अट्रैक्ट करने वाली आपकी मेंटल स्टेट कैसे हासिल की जाए। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा। जब अमीरी आनी शुरू होती है तो यह इतनी जल्दी आती है, इतनी भारी मात्रा में आती है कि इंसान को आश्चर्य होता है कि तंगी के इतने सारे वर्षों में यह कहां छुपी थी। यह एक सरप्राइजिंग सेंटेंस है, और तब और भी सरप्राइजिंग लगता है जब हम इस पॉपुलर गलतफहमी पर विचार करते हैं कि अमीरी केवल उन्हीं लोगों के पास आती है जो लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते हैं। आईने के सामने खड़े होने पर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख सकते हैं। और इसी सबक के साथ चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका टाइटल है खुद को जाने और खुद को बेहतर बनाएं।